नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ कुछ चीज़ें बताई थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि जब भी अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट फाइल करता है तो उस रिपोर्ट से संबंधित एक सूचना के अधिकार का आवेदन यानी RTI ये आप लगा सकते हैं। ठीक है। और उस आवेदन में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, जिसको DPO भी कहते हैं, जिला संरक्षण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये उसका नाम होता है। तो इसमें जब हम RTI लगाते हैं तो उसके फंसने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस चीज़ को मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ और कुछ लोगों ने इसको ट्राई भी किया है, अभी उनमें प्रोसेस चल रही है, और बाकी कितने लोगों ने ट्राई किया इसका तो मुझे जानकारी नहीं है। इसमें हमारे इसी यूट्यूब चैनल के एक मेंबर हैं, उनका हमारे पास बिहार से कॉल आता है। तो उन्होंने भी लगभग मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले की बात है, उनका कॉल आया था। उन्होंने बताया था कि सर ऐसी दिक्कतें चल रही हैं। उनको 4 साल हो चुका है, उनका केस जो है वो आई थिंक लखनऊ में चल रहा है। तो उन्होंने हमें अपने केस के बारे में बताया था और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस लगा हुआ है उसकी जानकारी भी हमें भेजी थी। तो हमने उन्हें RTI लगाने की सलाह दी थी, उसकी ड्राफ्टिंग वगैरह भी हमने उन्हें करके भेज दी थी, तब भी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने फर्स्ट अपील वगैरह भी लगाई, उसमें भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। फाइनली जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है लखनऊ में, वहाँ पर उन्होंने सेकेंड अपील लगाई और सेकेंड अपील में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो अब फंस गया है। अब ये हो रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को समन जारी किया है, साथ में जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश राज्य सूचना आयोग द्वारा दिया जा रहा है। अब यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर पहली बार अपीयर ही नहीं हुआ, अब उसको समन जारी किया गया है। अगर वो फिर नहीं आएगा तो उसका वारंट निकलेगा। तो उनका मैसेज आया था मेरे पास, तो वो कह रहे थे कि सर आपने काफ़ी अच्छा मेरी हेल्प करी है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। उन्होंने ऐसा मुझे कहा। तो हमने उनको एक और एडवाइस दी कि देखो, इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है एक्चुअली, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बना हुआ है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम में कई रूल्स लिखे हुए हैं कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा उसकी ड्यूटी क्या होगी। ये कोई भी अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं। भाई, मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, कहता मैं परेशान हूं, तो क्या मैं उसकी बातें मानकर बैठकर एक रिपोर्ट बना दूं? बस मैं सच्चाई जानने का प्रयास ना करूं, मैं दूसरे पक्ष को सुनने का प्रयास ना करूं, मैं जिस जगह पे घटना हुई है वहां जाऊं भी ना, वहां आसपास के लोगों से बातचीत भी ना करूं, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। अगर मैं एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ हूं और मेरे पास कोई व्यक्ति आता है जो खुद को परेशान कहता है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पहले सच्चाई तो पता कर लूं। और ये लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं हैं। ये कुर्सी से 1 इंच भी नहीं हिलते हैं, उसमें बैठे बैठे रिपोर्ट बना देते हैं और अब जाओ लड़ो मरो, कोर्ट में मरो, सीधी सी बात है। और इसमें आखिर में मरता कौन है? पति मरता है। पति मरता है। तो अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया और आए दिन कई खबरें सुसाइड की आती रहती हैं हमारे देश में। तो हम स्टेप है लॉ के, उसको फॉलो नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम ये है। फिर हमारा जो वकील रहता है वो कहता है कि अरे इससे क्या होगा, इससे कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ही चलता है, यही होता है। जब यही होता है, यही चलता है, तो वकील साहब आपको किया क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमने आपको किया क्यों है। फिर तो जब यही चल रहा है, यही हो रहा है, तो वकील साहब फिर तो हम ही खुद ही केस लड़ सकते हैं। इसमें इतनी बड़ी आपको वकील करना, आपको मोटी फीस देना, इस तरह की जो हरकतें करना, इससे अच्छा तो हम ही केस लड़े ना। फिर ये मतलब क्या निकला? हमारा खून पसीना मेहनत कमाई सब एक साथ बह रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। आपको नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे आप, पक्का कहीं ना कहीं ये लोग फंसेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट दे के रखे हैं। भाई, जब यही होता है और ऐसी सड़ी हुई रिपोर्ट बनती है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का मतलब क्या रहा? फिर 1 स्टॉप सेंटर हर जिले में होते हैं। एक 1 स्टॉप सेंटर का महीने भर का खर्च लाखों में है। वहाँ कई एम्प्लॉयज बिठा के रखे हैं।
वहाँ बिजली पानी, वहाँ पर कंप्यूटर है, इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और पूरे इंडिया में कितने वन स्टॉप सेंटर होंगे, वो भी लाखों में होंगे, इतने सारे ज़िले हैं। तो इतने सारे ज़िले हैं, उसका सबका खर्चा हजारों करोड़ रुपए हर महीने खर्च हो रहा है वन स्टॉप सेंटर का। तो सरकार ने क्या इसलिए बना के रखे हैं कि वो कोई जांच ही ना करें। और कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना उसकी रिपोर्ट के मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो मैं उन केसों की बात ही नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बिना उसकी रिपोर्ट के भी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा रजिस्टर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मे बी इस शब्द का इस्तेमाल किया है। सेकेंड थिंग, वो मामले जहां पर इस तरह की रिपोर्ट पेश हुई है वहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये तर्क या फिर ये जजमेंट लागू नहीं होता है। अगर आपके मामलों में भी प्रोटेक्शन ऑफिसर को रिपोर्ट पेश की है तो आपके मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू नहीं होता है। और अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर ने कोई रिपोर्ट पेश की है तो उसको सूचना के अधिकार के तहत फाइंड आउट कीजिए कि जो आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो प्रोविजन दे के रखे हैं, जो रूल्स दे के रखे हैं कि वो किस तरह से वर्क करेगा, क्या उसने उसको फॉलो किया है, नहीं किया होगा, वो जानकारी में आ ही जाएगा। और जब वो जानकारी में आ जाएगा उसके बाद तो फिर आपको उसको अच्छे लपेट देना है कोर्ट के अंदर, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं किया है, जो उसकी ड्यूटी थी उसको नहीं निभाया है। तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए गलत डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। और इसमें जो आपका जो आईपीसी हुआ करता था, अभी वो बीएनएस नाम हो गया है, उनमें सेक्शन दे के रखे हैं, उसके तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अब तो कुछ ऐसे जजमेंट आ गए सुप्रीम कोर्ट के जिसमें कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको जो है परमिशन भी नहीं लेनी है ऊपर के अधिकारियों से। और उसमें एक और जो नया रूल आ गया है वो ये है कि परमिशन अगर आप लेने जाते हैं 4 महीने हो जाते हैं, अगर परमिशन नहीं देते हैं या कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ऑटोमेटिक केस रजिस्टर्ड होगा। तो अगर इस सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगी। क्या होता है कि इनका पैतरा इन पे ही दे मारना है। जब ये फंसते हैं ना तब कहीं ना कहीं आपको रिलीफ दी जाती है। इसलिए जो हमारा लॉ का पॉइंट है उसको समझने की ज़रूरत है। वकील कहता है कि ऐसा नहीं होता, इससे कुछ नहीं होगा, वकील की बातों पर विश्वास कीजिए, आपका वकील है। हम तो ये भी कहते हैं कि वकील अच्छा हो तो उसका विश्वास कीजिए, वकील पे हमेशा शक करना भी ठीक नहीं है। लेकिन एटलीस्ट वकील साहब कानूनी बात तो करें। वो ऐसा क्या एफर्ट लगा रहे हैं जिससे लगे कि कहीं ना कहीं वो हमको केस से बचा सकते हैं। फिर बचा सकते हैं नहीं बचा सकते, वो फल मिलना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन वो कुछ कोशिश कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो जिन्होंने हमें मैसेज किया था उन्होंने कहा कि सर इसमें काफ़ी कुछ हो गया है, भगवान ने चाहा तो और अच्छा हो जाएगा इसमें, ठीक है। वो इसमें प्रयास में लगे। उनका कहना है सर मेरे 4 साल बर्बाद हुए हैं इन कोर्ट कचहरी के चक्कर में, लेकिन फिलहाल कुछ होप दिखाई दे रही है। अभी राज्य सूचना आयोग भी उस डीपीओ से नाराज चल रहा है। पहली बार समन जारी किया, सेकेंड टाइम वापस किया है। अभी वो अगर नहीं आता तो उसका वारंट निकल जाएगा, क्योंकि ये मैसेज जो है हर जगह जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं या फिर हम कहें कि जो लड़के वाले हैं उनमें जागरूकता आ रही है। यहाँ पर क्या होता है कि झूठा केस व्यक्ति महिला लगा देती है और उसके बाद फिर जो लड़के वाले हैं वो कुछ करते ही नहीं हैं। उनका वकील कहता है कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि वकील साहब को भी चाहिए पैसा। फैमिली मैटर्स में सारे वकीलों की एक ही कोशिश होती है। कुछ वकीलों को छोड़ दे, कुछ अच्छे वकील भी होते हैं, हम सबको एक ही चश्मे से नहीं दे सकते लेकिन अधिकतर वकीलों की फैमिली मैटर्स में एक कोशिश होती है, वो यही कि केस लंबा खींचो और इतना दोनों पक्षों को इतना परेशान और इतना मिसगाइड कर दो कि है ना फ़ायदा हमारा हो। दोनों पक्ष में तो खासकर जो लड़का है, क्योंकि एलिमनी तो उसी से मिलना है, ठीक है। तो उसको इतना परेशान कर दो, इतना उलझा दो मामले को कि उसको समझ ना आए। और आखिरी में हम जैसा बोले कि 20 लाख दे दे, 25 लाख दे दे, 50 लाख दे दे, है ना, वो दे दे और उसमें जो कमीशन रहता है वो मिल जाए हमें। कई बार वकील 10%, 20%, 25% तक कमीशन ले लेते हैं उसमें। उसकी सीधी यही कहानी है। कई बार क्या होता है मामला सॉर्ट आउट होने वाला रहता है,
तो दोनों में से कोई एक वकील टांग अड़ाता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि मामला जो है वो लगता है सुलझ जाएगा। अगर मान लीजिए हस्बैंड है, वो कोई एलिमनी देने की क्षमता रखता है, उसके अंदर एक कैपेसिटी की इतना तो इजीली दे देगा क्योंकि पैसे वाला जो भी है, तब भी उसका वकील बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, अपन लड़ेंगे केस को। वो आगे चल के वो हस्बैंड की लाइफ बर्बाद कर देता है। वो ये नहीं सोचता कि ये वकील जो है ये मेरी लाइफ बर्बाद कर रहा है। अगर बहुत ही कम एलिमनी में सेटलमेंट हो जाता है, बहुत ही कम, ऐसा कि आपको लगे कि चलो अपना कोई नुकसान नहीं हुआ, वहाँ समझदारी ये कहती है कि वो कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि मेरा शोषण हो रहा है और बात मेरे आत्मसम्मान की है, स्वाभिमान की है, ऐसा अगर, क्योंकि ऐसी भी चीज़ें होती हैं, सबकी अलग अलग कहानी है भाई, सीधी सी बात है। तो वहाँ पर भी सोच समझ के करना चाहिए। और लगे कि मुझे सबक सिखाना तो सिखाइए, बिल्कुल सिखाइए, ठीक है, बिल्कुल लड़िए योद्धा की तरह। तो अगर जो स्टेप्स होती हैं कानून के कहीं ना कहीं उसको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी सकते बहुत बड़ी रिलीफ आपको मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि हाँ आपने भी अच्छी टक्कर दी है सामने वाले को। तो यही बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था। और हमारे जो पुराने वीडियो हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, अगर आप हमारे चैनल में नए जुड़े हैं आप उनको देख सकते हैं, उनमें हमने कई चीज़ें बताई हैं, उसको आप फॉलो करते हैं उस स्टेप टू स्टेप को, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जीत केस में मिलेगी। क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस में आप जो भी मुझे सुन रहे हैं सब पे जो केस लगे हैं, तो आपने देखा होगा कि मैट्रिमोनियल केसेस में जितने भी केस लगते हैं उन सब में कहानी एक रहती है। एक भी केस अगर आप जीत गए तो बाकी केस भी आप जीत जाते हैं। ठीक, डोमेस्टिक वायलेंस होगा, जो कहानी उसमें है वही 498 में है, वही 125 में है, वही डाइवोर्स में है, वही चाइल्ड कस्टडी में है, वही सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में है। ठीक है, सारी कहानी वही कहानी स्त्री धन में है। मतलब वो 7-8 केस जो मुकदमे दर्ज होते हैं ना, सब में कहानी वही है। एक भी केस में अगर आपने हथौड़ा मार दिया वो सारे केस खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब घरेलू हिंसा सेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस जब प्रूव ही नहीं हो पाया सेक्शन 12 के तहत, तो वो वही चीज़ तो 498 में बोली है, तो वहाँ कहाँ तो प्रूव हो जाएगा। ऐसे केस हमने करे हैं। हमने एक डाइवोर्स केस जीत लिया था, महिला डाइवोर्स केस भी लगाया था, 498 डोमेस्टिक वायलेंस 125 और बच्चे कस्टडी का 5 केस लगाए थे। उसमें क्या हुआ, डाइवोर्स केस पहले ख़त्म हो गया, और वो ख़त्म हुआ तो उसमें जज ने लिख दिया कि कोई क्रूएल्टी महिला के साथ नहीं हुई है, इसलिए इसका डाइवोर्स केस खारिज किया जाता है। महिला ने लगाया था डाइवोर्स केस, भाई उसने क्रूएल्टी ग्राउंड पर लगाया था, उसमें लिखा था कि मारते हैं, पीटते हैं, दहेज मांगते हैं, तो लिख दिया फैमिली कोर्ट ने कि कोई क्रूएल्टी साबित नहीं हुई है। ठीक है, क्रॉस वगैरह सब हो गया, अब वहाँ क्रूएल्टी साबित नहीं हुई, सीधी सी बात है। वही सब हमने डोमेस्टिक वायलेंस में उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगा के निकाल के लगा दी, उससे उसमें भी क्रॉस वगैरह हुआ, फटाफट वो मामला भी खत्म। डोमेस्टिक वायलेंस में वही जजमेंट आया जो फैमिली कोर्ट से आया था। ऑटोमेटिक जो महिला होती है, वाइफ होती है, उसका मोरल डाउन हो गया। 498 बचा है, 125 बचा है, ऑटोमेटिक वो समझौते की बात, माफ़ी सब शुरू हो चुका था। तो अगर फैमिली कोर्ट में एक भी केस आप जीत जाते हैं तो बाकी केस जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, सेकेंड थिंग ये कि फैमिली कोर्ट में जो केस हम पर चल रहे हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे में लड़ना पड़ता है। भेड़ चाल चलना, किसी को कॉपी करना, ये चीज़ें भारी पड़ जाती हैं। एडवोकेट जनरली यही करते हैं। कोर्ट में वकीलों की जो वकालत होती है वो देखा देखी सीखी हुई होती है। मतलब कि उसने ये किया मैं भी ये करता हूँ, वो ऐसा करता मैं भी, मतलब वो ये नहीं सोचता कि इसमें लॉ क्या है और उसने जो किया वो सही किया कि नहीं किया। ये देखा देखी वाली वकालत 90% वकील कोर्ट में करते हैं, कभी किताब नहीं पढ़ते कि किताब क्या कह रही है। कोर्ट जाएंगे पहले दिन से ही, सीनियर ने बोला ये आवेदन ले आओ, वो ले आया, फिर धीरे धीरे अपना दिमाग लगाता है कि आवेदन किस लिए होता है, अच्छा इसलिए होता है, उसको भर के लगा दिया, और यही चीज़ उसको आगे नहीं बढ़ने देती है। बेहतर हो कि अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करें। और जो एडवोकेट है उसके लिए हर केस एक केस है, लेकिन आपके लिए केस नहीं है, आपके लिए पूरी लाइफ होता है।
तो बर्बादी होगी तो हमारी होगी, वकील साहब को कुछ नहीं जाएगा इसमें, वकील साहब को नया केस मिल जाएगा, ठीक है। और अगर 2 वकील लड़ रहे हैं तो एक तो जीतेगा और एक हारेगा, ये सिस्टम होता है, 2 लोग लड़ते हैं तो एक तो जीतता है एक हारता है। इसीलिए इन केसों में वकील साहब को कुछ नहीं जाएगा, उनका हारना सिर्फ नाम मात्र का है, हारेंगे आप, और लाइफ जो बर्बाद होती है वो आपकी होती है। इसलिए सोच समझ कर ही केसेस को लड़े, ठीक। और अगर आप पे केस चल रहे हैं तो मैं एक एडवाइस और करना चाहूँगा कि इन केसों से संबंधित किताबें पढ़ते रहें, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए कि आपके केस में क्या चल रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।